Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to FutureX Learning. My name is Mohammad Adil. I am your biology teacher. तो जैसे आप सभी जानते ही हैं, हमने यहाँ पे एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट की है फॉर जे के बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो इसी के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इस लाइव प्रोसेस को हम इस वन शॉट में सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइव प्रोसेस जो यूनिट है इसमें से आपको आएंगे 8 मार्क्स। ठीक है कि नहीं? 8 मार्क्स बोर्ड में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को होंगे आपको 5 मार्क्स। ठीक है कि नहीं? यानी लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आएगा उसको होंगे 2 मार्क्स। ठीक है कि नहीं? एक और क्वेश्चन आएगा उसको होंगे 1 मार्क, दैट मीन्स वो होगा एमसीक्यू। तो यही है आपको यहाँ पे इस लाइव प्रोसेस में 8 मार्क्स। ठीक है कि नहीं? तो इस लाइव प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। इस लाइव प्रोसेस को जो है हम डिफाइन करेंगे। लाइव प्रोसेस वो वाले प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी वो वाले प्रोसेसेस जिन प्रोसेसेस की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव रहता है। ठीक है कि नहीं? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज which keeps the living organism alive। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लाइव प्रोसेसेस। ठीक है कि नहीं? नाउ इन लाइव प्रोसेस में हमारी कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल इज न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो नंबर सेकंड है हमारे पास जो है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन में हमें ओनली पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स था वो डिलीट है जेके बोर्ड सिलेबस में। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और लास्ट वाला प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। तो यही 4 प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं इस लाइव प्रोसेस के यूनिट में। तो यही 4 प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे इसी वन शॉट में। ठीक है कि नहीं? तो चलते ही आगे। तो नंबर फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब यहां पे है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म जब इनटेक करता है न्यूट्रिएंट, जब वो खाना खाता है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है कि नहीं? न्यूट्रिशन दैट मीन्स न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इनटेक करेगा न्यूट्रिएंट। नाउ यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, सर जी व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नाउ यहां पे हम समझेंगे ये जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट, these are the substances which provides the energy, यानी एक ऑर्गेनिज्म जब न्यूट्रिशन करता है उस प्रोसेस में वो न्यूट्रिएंट क्या करता है? इनटेक। लेकिन इनटेक करने के बाद इस न्यूट्रिएंट की वजह से इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसमें बनती है एनर्जी। समझ आया? उसमें बनती है एनर्जी। दैट मीन्स जो कोई भी सब्सटेंस होता है, जिस सब्सटेंस की वजह से एनर्जी मिलेगी
उन्हीं सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है कि नहीं? तो नंबर फर्स्ट टाइप इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, Number second type is micronutrient. अब सर जी ये जो मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रेंट्स वो वाले न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी जो है लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होगी, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर सेकंड एग्जाम्पल प्रोटीन्स, एंड लास्ट में है लिपिड्स यानी फैट्स। ये तीनों क्या है? ये तीनों मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। अब इसके बाद जो है माइक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है। ये माइक्रोन्यूट्रेंट होता क्या है स्नो? इसकी जो जरूरत है हमारी बॉडी के लिए वो होता है इन लेसर अमाउंट। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लेसर अमाउंट। यानी फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो है, इस बॉडी के लिए इनकी क्वांटिटी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इसमें आएगी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज विटामिन। नंबर सेकंड आएगा इसमें मिनरल्स। तो यही वो न्यूट्रिएंट्स है जिनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स हमारा जो न्यूट्रिएंट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन वो वाला प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम न्यूट्रिएंट करेंगे हासिल, जिस प्रोसेस में हम न्यूट्रिएंट करेंगे इनटेक, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमें मिलेगी एनर्जी। ओके, तो चलते हैं आगे। नाउ हमारे पास सेकंड टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में नंबर फर्स्ट टाइप जो है वो आएगा, कौन सा टाइप? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो नंबर सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉफिक में आता है नंबर फर्स्ट, इसमें आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर सेकंड आता है इसमें कौन सा? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसमें नंबर फर्स्ट आता है होलोजोइक, नंबर सेकंड आता है इसमें सैप्रोफिटिक, नंबर थर्ड पैरासिटिक, उसके बाद आता है सिम्बायोटिक, ठीक है। ऐसे ही आपको भी याद रखना है ये कि न्यूट्रिशन में पहला टाइप जो है वो है ऑटोट्रॉफिक, तो सेकंड टाइप है कौन? हेटेरोट्रॉफिक। इसके बाद जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक किस में आता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब इसके बाद ये जो चार है यहां से होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है कि नहीं? नाउ चलते हैं आगे, इसी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नाउ नंबर फर्स्ट टाइप इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बनाता है फूड, लेकिन खुद बनाता है वो फूड अपना, ठीक है। यानी इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी टिपिकली सनलाइट, ठीक है। यानी जिस न्यूट्रिशन में अपना यानी फूड जो बनाता है खुद, कौन? ऑर्गेनिज्म, यानी फूड खुद बनाएगा, दैट मीन्स हमें ऑलरेडी पता है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं एक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इसमें बनाता है ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट होता है, ये खुद अपना फूड बनाता है, ठीक है कि नहीं? नाउ नंबर फर्स्ट एग्जांपल इसमें यहां पे है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस। नाउ अब देखिए यहां पे
ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इस फोटोसिंथेसिस में करता क्या है ये प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो यहां पे बनता है एक प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड एज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस बनता है इसमें वाटर, उसके बाद बनता है ऑक्सीजन। अब सर जी यहां पे जो ये ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज इस प्लांट के लिए फूड होता है। अब बताओ इस प्लांट को किसने दिया ये ग्लूकोज, ठीक है, इसने खुद बनाया ये ग्लूकोज। कहां से, इसने बनाया ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है। दैट मीन्स यही होंगे क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, नाउ अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एंड किसको, वाटर को रिएक्ट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज हमारे पास होनी चाहिए क्या, सनलाइट, यानी सनलाइट के बगैर ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एंड इसके बगैर हमारे पास होना चाहिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, समझ आया। इस प्लांट के पास क्या होना चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जी सर ये क्लोरोफिल जो होता है इसकी फंक्शन क्या है, इस क्लोरोफिल की फंक्शन क्या है, सुनो, इस क्लोरोफिल की फंक्शन क्या है, ये ट्रैप करता है किसको, इट ट्रैप्स द सनलाइट, इट ट्रैप्स द सनलाइट। अब यहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, उस फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसकी जो सनलाइट की जरूरत होती है, तो उस सनलाइट को ट्रैप कौन करवाता है, ठीक है। तो उसका आंसर है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, इसी वजह से ये ट्रैप हो जाएगी सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट के बगैर नहीं हो सकता है ये रिएक्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये नहीं बना सकता है क्या, ग्लूकोज, समझ आया। तो दैट मीन्स हमारे पास एनर्जी की जरूरत है। यहां पे हमने लिखा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, कौन सी एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लाया इस प्लांट ने फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसके बाद वाटर जो लाया फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, तो बनाया क्या इसने, ग्लूकोज, और बना वाटर एंड बना ये ऑक्सीजन। अब पता है ये जो ऑक्सीजन होता है यही वो ऑक्सीजन है जो हम यूज करते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स करते हैं इसको यूज, ठीक है। हम पीते हैं ना ऑक्सीजन, हम लेते हैं ना ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन कौन बनाता है हमारे लिए, प्लांट्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ आया। ओके, नाउ इसके बाद एक और प्रोसेस है, इसके बाद एक और प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ इस कीमोसिंथेसिस को हम समझेंगे, ओके, कीमोसिंथेसिस को हम समझेंगे। नाउ एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो क्या करता है ये नाइट्रोबैक्टर, ये करता है काम, ये लाता है अमोनिया को, यानी NH3। व्हाट इज NH3, NH3 इज अमोनिया, ठीक है। अब इस अमोनिया को क्या करता है ये उसको ऑक्सीडाइज करवाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, यानी इसको ये O2 मिला देता है, कौन, नाइट्रोबैक्टर। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हो जाती है रिएक्शन, ये बनाता है HNO2 प्लस बनता है वाटर, एंड इसके बाद यहां पे इवॉल्व होती है एनर्जी, एनर्जी, समझ आया। दैट मीन्स नाइट्रोबैक्टर ने क्या किया, इसने अमोनिया लाया, अमोनिया से इसने क्या यहां पे बनाई, एनर्जी। यही एनर्जी है वो जिस एनर्जी के हेल्प से क्या ये नाइट्रोबैक्टर बनाएगा अपने लिए फूड, समझ आया। तो दैट मीन्स ये जो फूड इसमें बना, ये जो फूड इसमें बना, ये बना विद हेल्प ऑफ कौन से, ये वाले केमिकल्स, यानी अमोनिया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस कीमोसिंथेसिस में एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना नाइट्रोबैक्टर। एक और एग्जांपल है इसमें, ठीक है, एक और बैक्टीरिया है, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। यही है वो दो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस, यानी ये अपना फूड खुद बनाते हैं अपने लिए
विद द हेल्प ऑफ क्या, केमिकल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। समझ आया? ओके। नाउ अब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन उसमें से कौन सा टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसीलिए उनको हम बोल सकते हैं क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिस। तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि व्हाट आर फोटो ऑटोट्रॉफिस। फोटो ऑटोट्रॉफिस वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ओके। नाउ जिनमें कीमोसिंथेसिस होता है उनको हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिस, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दो एग्जाम्पल बता जिनमें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो आप लिखना वहां पे यही, एक होता है नाइट्रोबैक्टर, दूसरा होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नाउ हमारे पास नंबर सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट्स कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम जो है अपना खाना जो है, फूड जो है खुद नहीं बना सकते हैं, हम डिपेंड है किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism cannot prepare their own food and depend directly or indirectly on other organisms, ठीक है कि नहीं। नाउ अब जिन भी organisms में क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट टाइप यहां पे है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सुनिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे एक फंजाई है, ठीक है, फंजाई, ओके। तो ये क्या करेगा, ये बैठता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पे जब बैठेगा कौन, यही फंजाई, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, एंजाइम्स, ठीक है। ये फंजाई है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे बैठा, इसने प्रोड्यूस किए एंजाइम्स, ठीक है। इन एंजाइम्स की वजह से क्या इसने किया, इसने इस फूड को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया। डाइजेशन के बाद क्या इसने किया, इसने यही फूड जो है ऑर्गेनिक मैटर का, डेड ऑर्गेनिक मैटर का जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स जो है, उसने क्या किया, इसने इसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। दैट मीन्स अगर किसी भी न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेगा, डिराइव करेगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इस वाली न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके। नाउ नंबर सेकंड है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स है, हम क्या करते हैं, हम सॉलिड फूड को या लिक्विड फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कहां पे, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। हमने खाना उठाया, खाने को हमने माउथ में या बकल कैविटी में रखा, उसके बाद हमने ये स्टोमक में, ठीक है, डिलीवर किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डाइजेस्ट, क्या करेंगे, डाइजेस्ट। लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे इस वाली न्यूट्रिशन, यहां पे डाइजेशन होगी लेकिन नॉट इनसाइड द बॉडी, ये कहां पे हुई है, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। यही डिफरेंस है किसमें, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब यहां पे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको होलोजोइक, जोइक मीन्स एनिमल, ठीक है। नाउ इसके बाद तीसरा टाइप जो है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म यहां पे फॉर एग्जांपल, और इस वाले ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म है, या तो ये बॉडी के ऊपर हो सकता है या तो ये बॉडी के अंदर हो सकता है। अगर बॉडी के ऊपर रहेगा ये सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में जो होता है एस्कैरिस, ठीक है, तो वही क्या होते हैं, वो बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स, ठीक है कि नहीं। ओके।
नाउ जिस बी न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, टेक यानी कि एक ऑर्गेनिज्म करेगा डिराइव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास एग्जांपल है, नंबर फर्स्ट एस्कैरिस है, नंबर सेकंड है प्लाज्मोडियम। इसमें दोनों लिविंग होने चाहिए। अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये यहां पे है, ठीक है, अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म मरेगा, ठीक है, तो समझो ये भी मरेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो डिराइव करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। पैरासाइट। अब जहां से ये लेता है न्यूट्रेंट, जिस ऑर्गेनिज्म से ये लेता है न्यूट्रेंट, ठीक है, उस वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे होस्ट। होस्ट, ठीक है, इस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? होस्ट, ठीक है। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको बोर्ड में, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये वो प्रोटोजोन है जिसकी वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया। समझ आया? मलेरिया, मलेरिया है ना डिजीज, वो किस वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से। समझ आया? ओके। नाउ नंबर फोर्थ टाइप है इसी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ओके। तो चलेंगे आगे, इसको हम समझेंगे यहां पे। अब सुनो, ये जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पे एक अलगी है, ठीक है, और इसके साथ मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को रखूंगा, दैट्स कॉल्ड एज फंजाई, ठीक है। बताओ जरा, हमने कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें रखा? हमने रखा अलगी, अलगी एंड फंजाई, ठीक है। अब सुनो, ये जो अलगी है ये करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या बनाएगा? ये फूड बनाएगा ना, ओके। ये फूड देगा ये किसको? इस फंजाई को, ठीक है। दैट मीन्स यानी इस ऑर्गेनिज्म की, यानी किसकी? अलगी की जरूरत है ना किसको? फंजाई को। समझ आया? लेकिन ये जो फंजाई है ये इसको प्रोवाइड करेगा शेल्टर, या इसको ये वाटर देगा एंड मिनरल्स, एंड मिनरल्स। दैट मीन्स ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है? ये एसोसिएशन में है। ये क्या है? एसोसिएशन में। ये जरूरी होना चाहिए एक साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लाइकन्स। क्या बोलते हैं? लाइकन्स, ठीक है। तो इस लाइकन जो है इसमें होता है अलगी एंड फंजाई, ठीक है। अलगी करता है फोटोसिंथेसिस और फंजाई इसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट। समझ आया? तो इसी वाले हम न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ओके, नाउ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इन अमीबा। नो, यहां पे ये अमीबा हमारे पास है, अमीबा, ठीक है, ये है अमीबा। इस अमीबा ने क्या किया? इसने इस फूड को देखा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फूड है यहां पे, ये फूड के ओर गया, इस फूड के बाहर से इसने फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाए, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए ना। तो इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया क्या करता है? ये दो इसकी दो फंक्शंस हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शन है इसकी लोकोमोशन, लोकोमोशन, एंड नंबर सेकंड इसकी जो है फंक्शन, दैट इज फूड कैप्चर, फूड कैप्चर, ठीक है। दैट मीन्स इस अमीबा ने स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या किया? इसने फूड को कैप्चर किया, ठीक है। इसके बाद इसको एनगल्फ किया। यहां देखो, यहां ये फूड बाहर है लेकिन यहां ये फूड क्या है? अंदर। दैट मीन्स इसने इसको एनगल्फ किया, ठीक है, यानी हम जैसे जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो इसको हमने इंजेस्ट किया, यानी इसको हम, इस अमीबा ने क्या किया? इंजेस्ट, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम नाम देंगे इंजेक्शन। अब इसके बाद जो बॉडी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है
इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है फूड, लेकिन इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम फूड वैक्यूल, क्योंकि बाहर से इसको मेम्ब्रेन है किसका, इसी अमीबा का। ये जो यहाँ पे एक्सटेंशंस बने ना, इसी वजह से ये जो ये बाहर का मेम्ब्रेन है ये कट हो जाता है, इसकी वजह से ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं क्या, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। इसके बाद अब फूड वैक्यूल जो है यहां पे, लेकिन इस अमीबा के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। इन एंजाइम्स को क्या होता है, ये एंजाइम्स जाते हैं कहां, इसी फूड वैक्यूल के अंदर, इसी फूड वैक्यूल के अंदर। इस फूड वैक्यूल के अंदर जो ये एंजाइम्स गए, इसकी वजह से डाइजेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइजेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ दिस फूड। ये फूड जो अंदर है ना फूड वैक्यूल के अंदर, इसको डाइजेशन हो जाएगी। तो किस वजह से ये डाइजेशन हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद ये जो डाइजेशन हुई इस फूड की, अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं इस फूड वैक्यूल से, ओके। तो इस वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ इसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स यहां पे साइटोप्लाज्म में है, अब दैट मींस इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से इसको क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है, इसको ये एनर्जी बनाएगी। लेकिन लास्ट में ये जो वेस्ट मटेरियल रहता है इसमें, इस फूड वैक्यूल में, इसको किया जाता है क्या, इजेक्शन, यानी कि इसको बॉडी से थ्रोन आउट किया जाता है, ठीक है। यही होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी इसमें 4 स्टेप्स है। नंबर फर्स्ट इंजेक्शन, नंबर सेकंड डाइजेशन, इसके बाद एब्सॉर्प्शन, इसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब यही है कि ये जो फूड है इसमें, ये जो डाइजेशन हुई, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ये जाएंगे कहां, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। इसके बाद वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको थ्रोन आउट किया जाता है, इसको बोलते हैं इजेक्शन, ठीक है। तो दिस वाज न्यूट्रिशन इन अमीबा, ओके। नाउ चलेंगे आगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अच्छा, इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या हमें पढ़ना है, हमें नंबर फर्स्ट पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ। हियर इज द माउथ, ठीक है। माउथ क्या है, माउथ इज ए ट्रांसवर्स सिल्ट। ये जो कट यहां पे लगा हुआ है ना हमें, दिस नॉट दिस, यानी ऐसे नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सली हमें सिल्ट है, ठीक है। इसी ट्रांसवर्स सिल्ट को हम बोलते हैं क्या, माउथ। समझ। नाउ इसके बाद माउथ के बाद हमारा जो है इसमें फेरिंक्स है, ठीक है। फेरिंक्स है यहां पे, ये वो वाला पार्ट है, वो वाली स्पेस है जहां पे फूड एंड एयर क्रॉस हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ना इसके बाद है हमारे पास ईसोफेगस, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, फूड पाइप, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास है स्टमक, स्टमक के बाद हमारे पास है यहां से लिवर, इसके बाद है पेनक्रियाज, इसके बाद है यहाँ पे लिवर के नीचे गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर के यहाँ से हमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स है, उसके बाद है रेक्टम, उसके बाद है एनस, ठीक है। यही डायग्राम अगर आपको आएगी, यानी अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, यही जो है डायग्राम आपको वहां पे क्या करना है, ठीक है, ड्रॉ करनी है, ओके। ना इनको हम एक एक करके समझेंगे। नंबर फर्स्ट जो है माउथ जो होता है, माउथ से क्या होती है, इंजेक्शन, ओके। नंबर सेकंड चिविंग, ओके, यहां पे समझेंगे चिविंग होता क्या है। अब देखिए ये जो माउथ है, माउथ के बाद हमारे पास है बकल कैविटी, ओके, बकल कैविटी। चलो यहां पे इसको समझेंगे, ठीक है। बकल कैविटी में होता है क्या, ये समझो, ये बकल कैविटी है, इस बकल कैविटी में हमारे पास टीथ होते हैं, ठीक है कि नहीं, ओके। ये समझो यहां पे टीथ है, इन टीथ की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगी क्या, मास्टिकेशन, ओके, चिविंग, मास्टिकेशन, यानी हम फूड को क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, मास्टिकेशन, ओके। ना इसके बाद जो है यहां पे ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स के बाद हमारे पास है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमारे पास है स्टमक, समझ आया, ओके। चलो
ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस को हम नाम देते हैं, नंबर सेकंड पॉइंट, इसको हम नाम देंगे फूड पाइप। यहां पे हमारे पास है स्टमक, ठीक है, स्टमक। अब सर जी ये जो माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी है, बकल कैविटी में हमें टीथ है, हमें टंग है, ओके, उसके बाद है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद है फूड पाइप। अब देखो यहां पे जो फूड होता है, इस फूड को हमने जब मस्टिकेट किया, ब्रेक डाउन किया विद हेल्प ऑफ टीथ वगैरह, उसके बाद पहुंचता है किधर, फेरिंक्स पे, फेरिंक्स के बाद पहुंचेगा ये कहां, स्टमक, लेकिन कहां से, फूड पाइप से, ठीक है। यानी हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि फूड पाइप जो है ये इस फूड को लेगा फ्रॉम फेरिंक्स या फ्रॉम बकल कैविटी टू दी स्टमक, समझा। तो यही इस इसोफेगस की फंक्शन है ना। इसके बाद ये जो स्टमक है, स्टमक जो है ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। इस स्टमक में हमें बनता है एक स्पेशल टाइप ऑफ एसिड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। अब सुनो ये HCl क्या करता है, ये HCl करता है काम, हमारा जो स्टमक है ये बनाता है एक एंजाइम दैट्स कॉल्ड एज पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। इस पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए स्टमक का एनवायरनमेंट जो होता है वो होना चाहिए क्या, एसिडिक, ठीक है। तो यहां से जो HCl आएगा, इस HCl की वजह से क्या हो जाएगा, इस HCl की वजह से ये जो पेप्सिनोजेन है ये कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, पेप्सिन में, पेप्सिन, है समझ, ओके। इस पेप्सिन की वजह से हमें लास्ट में हो जाएगी क्या, प्रोटीन की डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन, ओके, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, समझ आया, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास जो होता है दैट इज, ठीक है, स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो हमने फूड खाया, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना है, उसको पहले कहां जाना है, माउथ में, माउथ के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इसमें HCl बनेगा, इसमें पेप्सिन भी बनेगा। पेप्सिन इज कहां से बनता है, ये पेप्सिनोजेन से, ओके, इसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ये फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल डाइजेशन होगी इस फूड की, यानी जो फूड होता है इसको कंप्लीट डाइजेस्ट किया जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स कॉल्ड एज लिवर, ओके। अब लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, लिवर क्या करता है, प्रोड्यूस बाइल। अब समझो इधर, ये जो लिवर होता है ये प्रोड्यूस करता है बाइल। अब समझो इधर, बाइल जो है, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स नहीं है, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स। अब अगर बाइल में एंजाइम्स है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से डाइजेशन कैसे हो जाएगी। अब सुनो, जो हमने फैट खाया होता है, इस फैट को ये होता है लार्ज ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, यानी इसकी जो पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। नाउ इस फैट ग्लोब्यूल को फिजिकल डाइजेशन करता है कौन, बाइल, नॉट केमिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन, यानी इसको ऐसे ही तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन, समझ आया। तो बाइल क्या करता है, बाइल करता है काम, ये इसको इमल्सिफाई करता है, किसको, फैट को। डाइजेशन अलग बात है, इमल्सिफिकेशन अलग बात है। डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हो जाएगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो इधर देखिए, अब यहां से जो पैनक्रियाज है, इसके बाद अब पैनक्रियाज क्या करता है, ये एमाइलेज करता है रिलीज, ट्रिप्सिन करता है रिलीज, एंड लाइपेस। यही लाइपेस वो एंजाइम है जिस लाइपेस की वजह से, इसी एंजाइम की वजह से इस फैट को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ यहां पे एमाइलेज भी है, एमाइलेज की वजह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है, एंड ट्रिप्सिन की वजह से, इसकी हेल्प से हमें क्या हो जाएगी, प्रोटीन की डाइजेशन, है समझ। एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन किसको करता है डाइजेस्ट, प्रोटीन को, एंड लाइपेस किसको करता है, लाइपेस करता है फैट्स को डाइजेस्ट, है समझ, ओके। नाउ इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो वाटर होता है, ठीक है, ये जो खाना हमने खाया होता है, उसके बाद उसमें जो वाटर होता है, इस वाटर को
एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके, और बनाया जाता है फीकल मैटर यानी फीसिस, ओके। नाउ इसके बाद लास्ट में है एनएस। एनएस की वजह से हमें यहाँ पे जो है इजेशन हो जाएगी यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, आया समझ। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट रहा, दैट्स कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये हमें होते हैं बकल कैविटी में, ओके। सलाइवरी ग्लैंड से निकलेंगे क्या, एंजाइम्स, क्या निकलेंगे, एंजाइम्स, ठीक है। सर जी कौन सा एंजाइम निकलता है, यहां से निकलता है सलाइवरी एमाइलेस, सलाइवरी एमाइलेस। सर जी हमने ऑलरेडी पढ़ा है एमाइलेस। अब बताओ सलाइवरी एमाइलेस क्या करेगा, ये करेगा क्या, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये कौन, यही सलाइवरी एमाइलेस, आया समझ, ओके। नाउ यहां हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है माउथ में क्या होता है, बकल कैविटी के बाद डाइजेशन ऑफ, ठीक है, फूड, टीथ च्यू फूड एंड मिक्स इट विद सलाइवा, ठीक है, सलाइवा निकला, सलाइवा में जो क्या है, सलाइवरी एमाइलेस है। अब इसके बाद सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी एमाइलेस, ऑलरेडी पढ़ाना, व्हिच ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। नाउ इसके बाद इसोफेगस है, इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप, इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, अभी पढ़ाना, ठीक है। नाउ इसके बाद फूड को मूव किया जाता है थ्रू रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ पैरास्टालिसिस, ठीक है, यानी जो फूड पाइप होती है इसको पैरास्टालिटिक मूवमेंट होता है, इस पैरास्टालिटिक मूवमेंट की वजह से ये फूड नीचे नीचे आता है इनटू द स्टमक, समझ आया, ओके। नाउ चलते हैं आगे, दिस इज स्टमक। स्टमक अभी ऑलरेडी पढ़ा, जी शेपेड ऑर्गन है, इट सिक्रीट्स कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, समझ आया। HCl के अलावा इसमें पेप्सिन भी बनता है, लेकिन पेप्सिन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। पेप्सिन कहां से बनता है, पेप्सिनोजन से, विद द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है ना। इसके बाद है यहाँ पे म्यूकस, समझा ना। म्यूकस क्या करता है, सुनो, ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक को HCl से बचने के लिए अल्लाह ने क्या रखा है, अल्लाह ने रखा है इसमें म्यूकस। इस स्टमक का जो अंदर की जो सरफेस है, इस सरफेस को बचाने के लिए, एसिड से बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए यहां पे रखा है अल्लाह ने म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है काम, ये इस किसको, ये इस स्टमक को बचाता है फ्रॉम द HCl, ठीक है। नाउ यहां पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, सर जी अगर यहां पे म्यूकस है, ठीक है, ये म्यूकस न्यूट्रलाइज करता है HCl को, एसिड को, अगर इसने न्यूट्रलाइज किया एसिड को, तो दैट मीन्स पेप्सिनोजन जो कन्वर्ट होता था किसमें, पेप्सिन में, अगर HCl को न्यूट्रलाइज किया किसने, म्यूकस ने, तो दैट मीन्स पेप्सिनोजन कन्वर्ट ही नहीं हो जाएगा इनटू द पेप्सिन, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप करना घर में कि कैसे फिर ये HCl काम करता है, यहां से म्यूकस भी है, ठीक है, ओके। नाउ HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ऑलरेडी हमने पढ़ा, किल्स जर्म्स वगैरह, ओके। पेप्सिन डाइजेस्ट्स प्रोटीन, समझ आया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड, ओके। तो चलेंगे आगे, इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलरेडी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑलरेडी पढ़ा कि अब इसमें कंप्लीट डाइजेशन होगी, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होगी, ओके। अब्जॉर्प्शन आगे जाके हमें पढ़ना है, ठीक है। नाउ इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल रिसीव होता है फ्रॉम द लिवर, ओके। ये जो लिवर होता है, लिवर से निकलेगा बाइल, बाइल जाएगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस, ओके। ये जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रिया से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा है कि जो बाइल है इट इमल्सिफाइज फैट्स एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स एडिंग डाइजेशन, ओके। पहले फैट ग्लोब्यूल को इमल्सिफाई करना है, उसके बाद डाइजेशन करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम्स, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, इसमें से आता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इट ब्रेक डाउन क्या, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा कौन, एमाइलेज। ट्रिप्सिन को कौन करे, या ट्रिप्सिन को किस, यानी प्रोटीन को कौन करेगा, ट्रिप्सिन, एंड फैट्स को कौन करेगा, डाइजेस्टर, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। नाउ इसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में भी होते हैं ग्लैंड्स, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वाल होता है, इस वाल के अंदर होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है कि नहीं, ओके। नाउ जो वाल है, दिस वाल कंटेन्स क्या, न्यूमरस ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। इनको हम बोलते हैं क्या, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है।
अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन, यानी जो एंजाइम्स रिलीज करेंगे इन एंजाइम्स की वजह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसके इनर वॉल पे होते हैं विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम बोलेंगे विलाई। ठीक है, तो ये जो विलाई है, इस विलाई की वजह से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द ब्लड। ठीक है, अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड के बगैर जो वाटर होता है एंड साल्ट्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब द रिमेनिंग मैटर या मटेरियल फॉर्म्स फीसेस। ओके, अब इसके बाद जो एनएस है, एनएस की वजह से क्या हो जाए, यहाँ पे रेक्टम में स्टोर रहता है फीकल मैटर और उसके बाद इसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन को हम बोलेंगे क्या, इजेक्शन। ठीक है कि नहीं। नाउ इसके बाद है इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नाउ अब देखिए इधर, यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या है, इसको अंदर से होते हैं क्या, विलाई। ठीक है ना, विलाई क्यों है सर जी विलाई क्यों है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये समझो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं विलाई, इनको हम बोलेंगे क्या, विलाई। नाउ यहां पे जो फूड है जो डाइजेस्ट हुआ ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन जो होगी, इसी डाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, इन्हीं विलाई के थ्रू क्या किया जाता है, इसको ब्लड में डाला जाता है। ओके, इसी वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। यानी कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड passes through the walls of the small intestine into the blood and lymph। ठीक है, इसी को ब्लड में डाला जाता है, तो इसी प्रोसेस का नाम हम देते हैं एब्जॉर्प्शन। अब बताओ मेन साइट क्या है एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, एब्जॉर्प्शन होती है कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ऑलरेडी है, हमने पढ़ा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा। ठीक है, तो इसके बाद वेलस जो है, यानी वेलस जो होता है, इसमें ब्लड कैपिलरीज है एंड लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टिल्स जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं लैक्टिल्स के यानी कि यहाँ पे जो फूड होता है, उन्हीं फूड को क्या किया जाता है, इस फूड को क्या किया जाता है, ब्लड में डाला जाता है या इसको लिम्फ में डाला जाता है। जनरली लिम्फ में डाला जाता है कौन, फैट्स यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है, इसको लिम्फ में डाला जाता है, बाकी ग्लूकोज या अमीनो एसिड जो होते हैं उनको डाला जाता है ब्लड में। ठीक है, वाटर एंड मिनरल जो होते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन में डाला जाता है। ओके, नाउ इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है इसका दैट्स कॉल्ड एज एसिमिलेशन। नाउ ये जो फूड है, फूड डाइजेस्ट हुआ, ओके, डाइजेशन के बाद क्या होता है, इस डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, इसी फूड को डाला जाएगा किसमें, ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू पहुंचेगा ये कहां पे, लिवर में। ठीक है, लिवर में। अब लिवर में जब ये पहुंचेगा उसके बाद ये हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट इसको करेगा थ्रो आउट द बॉडी पंप। ठीक है, यानी बॉडी को कौन सप्लाई करेगा, अब हार्ट। ठीक है, नाउ अब अगर बॉडी को सप्लाई दिया जाएगा किसकी, फूड की, दैट मीन्स ये जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं, इन्हीं टिश्यूज को क्या मिलेंगे, इनको मिलेगा क्या, फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड जो मिलेगा इन्हीं टिश्यूज को थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। यही होता है न्यूट्रिएंट्स एंड यानी ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है कि नहीं। ओके, नाउ इसी चीज को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। ओके, नाउ इसके बाद चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा। ओके, नाउ रेस्पिरेशन होता क्या, अब समझो, यहां पे हमने जो फूड खाया उसके बाद जो है इसको डाइजेस्ट किया, डाइजेशन के बाद इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन के बाद इसको एसिमिलेट किया, एसिमिलेशन के बाद इसको हर एक टिश्यूज में क्या पहुंचाया गया। ठीक है, अब समझो ये जो टिश्यूज है हमारे पास, सेल्स है, ओके, इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा अब ये यही डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलेगा इनको। ये समझो यहाँ पे ब्लड वेसल है, ओके, इस ब्लड वेसल में क्या है, इसमें फूड है, इस फूड को क्या किया जाएगा, इसको डाला जाएगा किसमें, टिश्यूज में। अब इनको जो है इस फूड को डाला जाएगा किसमें, टिश्यूज में। नाउ इसके बाद इस फूड को ऐड किया जाएगा ऑक्सीजन। अब सर ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आएगा,
यही ऑक्सीजन को इसको हासिल करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझा? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा वो आगे जाके हम सारा पढ़ना है, लेकिन यहां पे हम डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अब समझो, ये जो फूड है, इस फूड को क्या मिलाया जाएगा? ऑक्सीजन। जब इस फूड को ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, इस ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें बनेगी एनर्जी। क्या बनेगी? एनर्जी प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? ओके। अब बताओ जी, रेस्पिरेशन में क्या हुआ? रेस्पिरेशन में फूड को यानी ग्लूकोज को ब्रोक डाउन किया, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसी ऑक्सीडेशन की वजह से इस फूड से निकाली जाएगी एनर्जी। समझ आया? तो इसी वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। ओके। ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी में होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। What is ATP? ATP stands for adenosine triphosphate। समझा? ओके, यहां पे ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ओके, नाउ ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो है इसके दो टाइप्स है, ठीक है कि नहीं? ओके, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज, अगर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, अगर इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर इसमें क्या हो जाएगा इन्वॉल्व? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन किया जाएगा इस फूड को, यानी कि इसको ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा एनर्जी में, दैट मीन इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ आया? दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ नंबर सेकंड है हमारे पास एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू या अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। या अगर हमारे मसल सेल्स में हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें कन्वर्ट किया जाता है इस ग्लूकोज को इनटू लैक्टिक एसिड। इसको हम आगे जाके भी देखेंगे। ओके, नाउ चलेंगे आगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसी ऑक्सीजन को, यानी जिस ऑक्सीजन को हमें मिलाना है किसके साथ? फूड के साथ, ठीक है, ताकि वहां से एनर्जी बनेगी। इसके लिए हमारे पास होता है एक सिस्टम दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। ओके, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, या हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, वहीं से क्या हो जाएगा स्टार्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नाउ नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद नेजल कैविटी। ये जो नोज है इसमें जो अंदर से कैविटी है इसी को हम बोलेंगे नेजल कैविटी। ओके, नेजल कैविटी के बाद हमारे पास फेरिंक्स होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा, फेरिंक्स वो स्पेस है जहां पे फूड या एयर क्या हो सकता है? क्रॉस ईच अदर। ओके, नाउ इसके बाद आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया इज इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, ठीक है, इसको हम बोलेंगे विंड पाइप, ठीक है। नाउ इसके बाद यहां से जो ये ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, यानी टू ब्रांचेस। इन ब्रांच को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। नाउ इन ब्रोंकाई को एक्सटेंड किया जाता है, अल्टीमेटली क्या बनता है इसमें? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में इसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, ग्रेप्स जैसे होते हैं, लास्ट में इनको बोलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। नाउ एल्वियोलाई जो है यहां पे हम समझेंगे थोड़ा सा, ये एल्वियोलाई, ये समझो ये एल्वियोलाई है, ओके, ये लास्ट पार्ट है किसका? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, नाउ ये सारा सिस्टम यानी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, सारा सिस्टम इस वाले ऑर्गन में होता है, इनको हम बोलेंगे लंग्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लंग्स। अब ये वाला जो है दिस इज राइट लूब, ये वाला जो है दिस इज लेफ्ट लूब, ठीक है। नाउ यहां पे नॉस्ट्रल जो है, नॉस्ट्रल से एंटर करेगा कौन? एयर, ठीक है, यानी हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स में जो है, जब ऑक्सीजन लेना होगा, ठीक है, ये कहां से जाएगा? थ्रू दीज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। समझा? नाउ इसके बाद यहां पे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया विंड पाइप क्या करेगा? इसको कैरी करेगा, किसको? एयर को, यानी इसको यहां से लिया जाएगा इनटू द लंग्स। ओके, लंग्स में इसको डाला जाएगा इसी एयर को। समझा? इसके बाद है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जो है ये ब्रांचेस है इसी यानी ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स लास्ट में अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये क्या बनता है?
ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। ओके, नाउ इसके बाद लास्ट में है अल्वियोलाई, ये टाइनी एयर सैक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर्स। ठीक है, यहां पे हम समझेंगे अच्छे से इसको कैसे ये एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस। ठीक है, अल्टीमेटली आपको यही पे याद रखना है ये चीज कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल कैविटी, फेरिंगस, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई। ओके, तो यहीं पे हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ चलेंगे आगे। नाउ यहां पे है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कैसे हम ब्रीदिंग करेंगे। ओके, अब समझो, नंबर फर्स्ट पॉइंट हमें होता है इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन मींस जब हम एयर को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, लंग्स जो होते हैं, लंग्स के नीचे होता है डूम लाइक स्ट्रक्चर यानी मेम्ब्रेन। ओके, जब हम सांस लेंगे अंदर, सांस लेते लेते क्या हो जाएगा, ये डायफ्राम जो ऐसे होता है ये फ्लैट हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, समझा। उसकी वजह से चेस्ट कैविटी जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड जब हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से एयर जो है ये क्या करेगा, एंटर्स द लंग्स। इसके बाद ये जो एयर है लंग्स में जाएगा। ठीक है कि नहीं। नाउ इसके बाद हम एक्सहेल भी करता है। ठीक है, यानी एक्सहेल जो करते हैं हम, डायफ्राम जो है डायफ्राम रिलैक्स होता है। अभी हमने समझाया कि ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे ऐसे, लेकिन जब हम सांस बाहर डालते हैं, ओके, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो डायफ्राम जो होता है ये रिलैक्स होता है। ठीक है, ये फिर से क्या बनता है, ऐसे डूम लाइक। ओके, नाउ चेस्ट कैविटी क्या होता है, कंट्रैक्ट, इसकी वजह से कंट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से एयर जो है ये मूव आउट हो जाता है, बाहर निकलता है। ठीक है कि नहीं। नाउ इसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सुनो इधर, ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में क्या हुआ ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन जाएगा या एयर जाएगा। ठीक है, नाउ इस एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, एयर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ओके, नाउ इसके बाद ये जो एल्वियोलाई है इसके बाहर से ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ओके, इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इनमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या है, इसमें ऑक्सीजन है ज्यादा, लेकिन ब्लड वेसल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। ठीक है, इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, समझा, ज्यादा ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये डाला जाएगा किसमें, एल्वियोलाई में, समझ आया। यही होता है डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ये सारा डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन तो कहां जाएगा, टुवर्ड द ब्लड वेसल। ओके, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में जाएगा कहां पे, ये एल्वियोलाई में, उसके बाद ये डाला जाएगा ये बाहर। ओके, यही होता है ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ओके, अब समझो, इस ऑक्सीजन को जब डाला जाता है किसमें, ब्लड में, हमारे पास ब्लड जो होता है इसमें होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है क्या, इसमें होता है हीमोग्लोबिन, ये समझो ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो जाएगा किसमें, ब्लड में, इस ब्लड में इसको यानी ऑक्सीजन को कौन पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा यही हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अब समझो, कंसिडर करेंगे हम, अगर हमारे पास ये हीमोग्लोबिन नहीं होता, पता है, फ्रॉम द लंग से लेकर फीट तक इसको 3 साल लगते, यानी 3 इयर्स को लगते। अल्लाह ने क्या रखा हमारे लिए, इसको हमारे पास है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ये मिली सेकंड्स में पहुंचता है फ्रॉम द लंग्स टू द टूल्स। ओके, समझ आया। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ऑलरेडी हमने ओकर इन एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन, उसके बाद ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट टू द ब्लड। ओके, ओके, नाउ इसके बाद ये जो इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो ग्लूकोज है इसको मिलाया जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, यानी इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, इसको बनाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी यूज हो जाएगी, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकालना है हमें क्योंकि ये टॉक्सिक है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से CO2 जो यहाँ पे था इसको बाहर निकाला जाएगा थ्रू दिस अल्वियोलाई। अल्वियोलाई इसको पहुंचाएगा कहाँ, ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ये बाहर आएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सेलेशन। ओके, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। चलते हैं आगे। इसके बाद नव जी हम समझते हैं कि यहाँ पे जो वाटर जो है ये वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम दी रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, ओके,
सो पॉइंट नंबर 1 इज, हमें जो रूट का स्ट्रक्चर होता है, इस रूट का समझो, ये रूट का स्ट्रक्चर है, इस रूट को बाहर से एक लेयर होता है दैट्स कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ठीक है। अगर हम एपिडर्मिस को यहाँ साइड करेंगे, उसके बाद एक और लेयर होता है सेल्स का दैट्स कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे सॉरी ओके, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। इसके बाद एक और लेयर होता है सेल्स का दैट्स कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, ठीक है। 3 लेयर्स है, 1 इज एपिडर्मिस, उसके बाद है रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद है एंडोडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे एंडोडर्मिस है। नाउ अगर हम एंडोडर्मिस को भी हटाएंगे, अंदर से बीच में से एक चैनल लाइक है, चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइलम चैनल्स, ठीक है। यानी जाइलम टिश्यूज होते हैं, जिन टिश्यूज की वजह से चैनल लाइक बनेगा दैट्स कॉल्ड एज जाइलम चैनल, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे दिस इज जाइलम, ओके। यही वो टिश्यू है जो टिश्यू क्या करता है, इसी वाटर को लेगा कहां से, नीचे से ऊपर तक, कहां तक, लीव यानी टिप ऑफ द लीफ तक, ओके। नाउ समझो, ये जो पॉइंट नंबर 1 है कि ये जो रूट है, रूट एब्जॉर्ब करेगा, रूट हियर एब्जॉर्ब करेगा इस वाटर को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, उसके बाद एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स में जाएगा, अब कॉर्टेक्स के बाद ये जाएगा एंडोडर्मिस में, अब एंडोडर्मिस के बाद ये पहुंचेगा कहां, जाइलम सेल्स में, ओके। नाउ जाइलम सेल्स में क्या करना है, जाइलम सेल्स में करना है, इसको ऊपर लेना है, ठीक है। यही जाइलम सेल्स क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू द टिप ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ हम समझेंगे यहाँ पे कैसे ये एसेंट हो जाएगा, यानी कैसे अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा यही वाटर, ठीक है, इस प्लांट में, ठीक है। नाउ उससे पहले हमें समझना है यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। अब समझो, ये जो ट्रांसपायरेशन है ना, दिस इज असल में क्या होता है, ये लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। हम समझेंगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें, जाइलम में, ये बॉन्डेड होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्डेड। हम समझेंगे ऐसे ही, ये जो वाटर है, इस वाटर को हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब समझो, ये समझो एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दिस वन वाटर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज बॉन्डेड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद यानी कि सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आपस में बॉन्डेड है, समझ आया। अब समझो, ये सारा जो वाटर है ये किस में है, ये जाइलम चैनल में है। अब समझो, अगर मैं ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल को खींचूंगा ऊपर के ओर, दैट मींस ये किसको खींचेगा, नीचे से इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को। अब समझो, यहां पे मैंने जो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपायरेशन में क्या किया, लॉस ऑफ वाटर किया, लॉस ऑफ वाटर की वजह से ये जो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो लॉस होता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल किसको खींचेगा, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को। ये जब ऊपर जाएगा ये इसको खींचेगा, ये जब ऊपर जाएगा ये इसको खींचेगा, दैट मीन्स ऐसे ही सारा जो वाटर लाइक रूप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ऊपर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे समझो, पहले किस में होता है, रूट हेयर में, उसके बाद एपिडर्म, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद जाइलम में। अब जाइलम इसको कहां पहुंचाएगा, टू द टिप ऑफ द प्लांट यानी कि लीफ के टिप तक। अब ट्रांसपायरेशन जब हो जाएगा, उसी की वजह से ये वाटर जो है ये मूवमेंट दिखाएगा टुवर्ड्स, यानी एसेंट दिखाएगा, अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। अब 3 चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, पहला जो है, पहला होता है क्या, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद इसमें होता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यानी एसेंट ऑफ सैप मींस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ इसके बाद होता है ट्रांसपायरेशन। अब जब ट्रांसपायरेशन हो जाएगा यानी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, तभी जाके जो वाटर है इस जाइलम में ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ चलते हैं आगे, लास्ट टॉपिक है इसका, दैट मींस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, सुनो, नंबर फर्स्ट पॉइंट हमें समझना है व्हाट इज एक्सक्रीशन, ओके। अब समझो, एक्सक्रीशन जो है ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं एनिमल बॉडी में, उनको किया जाएगा रिमूव। क्या किया जाएगा, रिमूव, यानी रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, यानी बॉडी में जो वेस्ट्स होते हैं उन्हीं को रिमूव करवाना है बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोसेस, एक्सक्रीशन, ओके। नाउ समझो, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिवर होता है, इस लिवर में बनता है एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड एज क्या, यानी वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट्स कॉल्ड यूरिया, ओके। इस यूरिया को क्या करना है, इसको एक्सक्रीट करना है, ठीक है। इसी यूरिया को एक्सक्रीट किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ क्या है,
एक्सक्रीशन, ठीक है। नाउ इस एक्सक्रीशन को करने के लिए हमारे पास है ह्यूमन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। नाउ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें होता है नंबर फर्स्ट पार्ट दैट्स कॉल्ड किडनी। कितने किडनीज है? 2। यहां से देखिए आप 2 किडनी। इसके बाद है यहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज यूरिटर। यहां से भी एक यूरिटर है। कितने यूरिटर्स है? 2। अब इसके बाद है यूरिनरी ब्लेडर। यहां से यूरिनरी ब्लेडर है। इसके बाद है यूरिथ्रा। समझा? अब समझो बोर्ड में ऐसे ही लिखना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है। नंबर फर्स्ट है इसमें 2 किडनीज, इसमें 2 यूरिटर्स है, इसमें यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें यूरिथ्रा है। समझा? ओके, नाउ चलेंगे आगे। नाउ अगर हम किडनी की फंक्शन देखेंगे, ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, किडनी की फंक्शन। ये जो किडनी है, किडनी की फंक्शन है क्या? यहां पे ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा कि ये जो है ये वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया को या यूरिक एसिड को या एक्सेस साल्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड। ओके, इट मेंटेन्स द वाटर एंड बैलेंस, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, ये जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, इनको क्या करता है? मेंटेन करता है, वाटर एंड आयन बैलेंस, ठीक है। नाउ इसके बाद ये जो यूरिटर है, यूरिटर क्या करता है? जो क्या करता है? ये कैरी करेगा यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर। समझो ये जो किडनी है, किडनी ने क्या किया? इसको करना है, यूरिया को करना है क्या? एक्सक्रीट, इसको बाहर निकालना है, रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन ये यूरिया जो है ये ओनली यूरिया नहीं होगा, इस यूरिया के साथ वाटर भी होगा। इसको क्या होगा? वाटर भी होगा, इसमें कुछ आयंस भी होंगे, ठीक है, आयंस भी होंगे। तो ये जो सारा ये जो फ्लूइड बनेगा दैट्स कॉल्ड एज यूरिन, दैट्स कॉल्ड एज यूरिन। नाउ इसी यूरिन को बाहर निकालना है, ठीक है। अब जो किडनी में बनेगा यूरिन, तो इसको कैरी किया जाएगा फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर थ्रू दीज यूरिटर्स ट्यूब्स। ओके, ये जो यूरिटर है, इन्हीं यूरिटर्स के थ्रू क्या हो जाएगा? ये कैरी किया जाएगा, क्या? इसी यूरिन को कैरी किया जाएगा यहां से लेकर यहां तक। ना इसके बाद जो ये यूरिनरी ब्लेडर है ये स्टोर करेगा किसको? ये स्टोर करेगा इसी यूरिन को। ओके, ना यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है यूरिनरी ब्लेडर स्टोर्स यूरिन टेम्पोररीली। ओके, यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है। नाउ इसका लास्ट पॉइंट जो है, इट एक्सक्रीट्स यानी यूरिथ्रा जो है, इट एक्सक्रीट्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यहीं से जो है यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक है, दैट मीन्स, अब समझो, अब जो मेल्स होते हैं, मेल्स में होता है, ओके, मेल्स में होता है लॉन्ग यूरिथ्रा। ओके, लॉन्ग यूरिथ्रा। फीमेल जो है इनमें होता है शॉर्ट यूरिथ्रा। इसीलिए क्या है? इसीलिए हमें ऑलरेडी पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो किन में ज्यादा होता है? वो इन्हीं फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स में होता है लॉन्ग यूरिथ्रा। ओके, तो चलेंगे आगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या है। ओके, यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यहाँ पे देखिए आप, बीन लाइक है कि नहीं? यस, 150 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, 150 ग्राम्स। अब इसमें बाहर का जो लेयर है, दैट्स कॉल्ड एज, ओके, कॉर्टेक्स, दैट्स कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। नाउ कॉर्टेक्स के बाद यहां पे एक और इसका रीजन है, दैट्स कॉल्ड एज मेडुला, दैट्स कॉल्ड एज मेडुला, ठीक है। नाउ यहां पे देखिए ये कॉर्टेक्स से बाहर का लेयर, अब अंदर का लेयर है क्या? मेडुला, ठीक है। इसका वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम्स एक किडनी का। कितने किडनीज है हमें? 2 किडनीज होते हैं हमें, ठीक है। इन्हीं किडनीज में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज, उनको बोलेंगे हम नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स। ओके, अब नेफ्रॉन्स है क्या? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यही क्वेश्चन आएगा, which one of the following is the functional या structural and functional unit of excretory system या किडनी? हमें यहाँ पे आंसर है क्या? नेफ्रॉन्स। अब समझो एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, दैट मींस एक किडनी में 12 लाख अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। ओके, यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? यही ब्लड को फिल्टर करेगा। यही जो ब्लड में होता है यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, उसी को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। तो उसके बाद बनाया जाएगा इसको यूरिन। ओके, नाउ ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में
बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस, इसके बाद बोमेनस कैप्सूल, उसके बाद ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम समझेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में ये वाला पार्ट, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पे क्वेश्चन आएगा कि बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, क्या कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में होता है? वो लिवर में होता है, वो स्टमक में होता है, कि वो नेफ्रॉन में होता है? वो होता है नेफ्रॉन में, ओके। नाउ इसके बाद यहां से जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड इस किडनी को देगा, इसको हम बोलेंगे क्या? एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, जहां से ब्लड आएगा, ठीक है। नाउ जहां से अब ब्लड जाएगा बाहर, इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। यहां पे है बंच ऑफ कैपिलरीज, थिन कैपिलरीज, ठीक है। इन्हीं थिन कैपिलरीज को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। नाउ व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस होते हैं थिन कैपिलरीज, अप्रोक्सीमेटली 50 कैपिलरीज होते हैं। बंच ऑफ कैपिलरीज किस में होते हैं? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पे इसका डायमीटर कम है। सुनो, इससे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बनेगा। इस प्रेशर की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेट, यानी इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ब्लड में जो यूरिया है, ब्लड में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, हार्मोन्स है वगैरह, वो सारा फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो जाएगा किसमें? फर्स्ट दिस वाला पार्ट, ये जो फर्स्ट जिगजैग पार्ट है, इसी में जाएगा क्या? वही फिल्ट्रेट सारा जाएगा, फूड भी, ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट जिगजैग पार्ट, कॉइल्ड पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीटी। प्रोक्सिमल होता है नजदीक, ये वो कॉइल्ड पार्ट है, ये किसके नजदीक है? बोमेन्स कैप्सूल के नजदीक है, समझ आया ना। इसके बाद एक लूप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। दिस वाला स्ट्रक्चर, ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हम देते हैं क्या? हेनलीज लूप, ओके। दिस इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली, ओके, हेनलीज लूप। नाउ इसके बाद एक और कॉइल्ड पार्ट है, दैट्स कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है इसका, दैट्स कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, समझा? दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यही है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कितने पार्ट्स है इसमें? नंबर फर्स्ट इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है 50 कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज, इनका नाम हम देते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। नाउ इसके बाद है पहला जिगजैग पार्ट यानी कॉइलेट पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद है लूप लाइक स्ट्रक्चर यू शेप्ड पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज हेनलीज लूप। उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है ये दूर होता है किससे? यहां से, बोमेन्स कैप्सूल, इसीलिए इसको डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहीं से क्या बनेगा? यहीं से फिल्ट्रेशन हो जाएगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा सारा मटेरियल किस में डाला जाएगा? इसी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। नाउ अब इसमें फूड भी है, अमीनो एसिड भी वगैरह, मिनरल्स भी है। अब उन फूड मटेरियल, अच्छे फूड मटेरियल जो होते हैं उनको वापस डाला जाता है किसमें? इसी ब्लड में, ठीक है। इसको क्या डाला जाता है वापस इस ब्लड में? दिस वाला प्रोसेस जो है इसको हम बोलेंगे रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है इसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद होगा रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन के बाद हो जाएगा इसमें सिक्रीशन। अब सुनो, अब इस ब्लड में जो कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा उस वेस्ट मटेरियल को डाला जाएगा वापस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। जनरली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे होता है, इसी वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिक्रीशन, ओके। अब तीन प्रोसेस से क्या बनता है? यूरिन। नंबर फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर सेकंड है रीअब्सॉर्प्शन, नंबर थर्ड है सिक्रीशन। क्या है? सिक्रीशन, ओके, सिक्रीशन। यही तीन प्रोसेस है जिन प्रोसेस की वजह से क्या बनता है? यूरिन बनता है, ओके। नाउ इसके बाद है लास्ट वाला टॉपिक, दैट्स कॉल्ड एज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होती है, ओके। नाउ यहां पे देखिए आप,
एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा की हेल्प से हो जाएगा क्या एक्सक्रीशन, यानी देखिए यानी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर, इसको क्या किया जाएगा एक्सक्रीट किया जाएगा थ्रू दीज स्टोमेटा। ओके नाउ आओ इसके बाद जो है थ्रू लेंटिसल, लेंटिसल्स क्या होते हैं, अब जो स्टेम होता है प्लांट का स्टेम, ओके प्लांट का स्टेम, ये समझो ये प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम में होते हैं स्पॉन्जी पोर्स, स्पॉन्जी पोर्स, ठीक है, इन्हीं पोर्स को हम बोलेंगे लेंटिसल्स, ठीक है। इन्हीं लेंटिसल्स के थ्रू क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, ओके। नाउ थ्रू रूट्स भी होता है क्या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड साल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन लीव्स, ओके बार्क, ओके सॉरी यहाँ पे एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल। नाउ इसके बाद यहाँ पे थ्रू लीव्स यानी फॉलन पार्ट से भी होता है एक्सक्रीशन, यानी कुछ वेस्ट जो होते हैं इनको स्टोर किया जाता है क्या लीव्स में। अब उसके बाद जब लीव्स की सेंसेशंस होती है यानी लीव्स को फॉल ऑफ किया जाता है, दैट मीन्स वो भी एक तरह की क्या है एक्सक्रीशन। नाउ अब यहाँ पे बारक जो है इसकी वजह से भी, ओके एंड अदर पार्ट्स विच, ठीक है, पार्ट विच फॉल ऑफ naturally, okay now resin, gums and latex, plant may store toxic substance in resins and latex to protect themselves, okay। ये short एक टॉपिक है रिलेटेड दिस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ओके तो ओके यहाँ पे थैंक यू सो मच, ओके आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। ये एक वन शॉट है, तो यही वाले टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही वाले टॉपिक जो है इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ज्वाइन अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ओके स्कैन दिस QR, आपको क्या हो जाएगी ज्वाइनिंग किस में हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वन शॉट होगा वो रिलेटेड होगा सारे जो क्वेश्चंस है लाइव प्रोसेस के NCERT के क्वेश्चंस हम सारे कवर करेंगे यहाँ पे, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।